हेलो एवरीवन। आज जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज ये वीडियो है उसमें 11, 12, 13 एंड 15 ये सारे जो हमारे बैकलॉग्स थे ये मैं कवर करूंगा इसमें। तो ये वीडियो थोड़ी सी जो नॉर्मल वीडियो की ड्यूरेशन होती है उससे थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि बाकी सारी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। तो इसमें हम 4 दिन के जो टॉपिक्स हैं जो छोटे हुए हैं कवर करेंगे, और इसकी पीडीएफ कल सुबह में टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगी। तो जो पहला टॉपिक है वो है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। अब ये क्या होती है? तो ये एक ऐसी प्लांट है या ऐसा एनिमल है जो किसी और कंट्री से आया है, लेकिन आके यहाँ पे हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में इतना ज़्यादा फैल गया है कि लोकल स्पीसीज को ही खत्म करने लगा ये। तो इसको अगर कोई ऐसा प्लांट या एनिमल होता है तो उसे हम कहते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है। फिर सबसे पहले डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। तो डेफिनेशन से तो नाम से ही क्लियर है इससे। सब तो एलियन स्पीशीज वो होती है जो अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस की जाती है, तब उसे एलियन कहते हैं। लेकिन जब ये स्पीशीज तेजी से स्प्रेड करे, मतलब इसका स्प्रेड बहुत ही ज्यादा तेज हो। ठीक है। दूसरा, लोकल्स को, जो लोकल प्लांट हैं उनको भी और लोकल एनिमल्स हैं उनको भी अफेक्ट करे, और इकोसिस्टम को नुकसान करती है। ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं 3 इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के। तेजी से स्प्रेड करती है, लोकल प्लांट एनिमल को रिप्लेस करती है, और इकोसिस्टम को नुकसान करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में एलियन होती है, हार्मफुल होती है और फास्ट स्प्रेडिंग होती है। ये बहुत ही इसका यूनिक फीचर है कि ये बहुत ही रैपिडली स्प्रेड करती है। अगर तेजी से स्प्रेड नहीं करेगी तो उसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की कैटेगरी में आएगी। तो अब ये जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड और शिपिंग से आ सकती है, मतलब किस तरीके से इन्वेजिव एलियन स्पीसीज किसी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो शिपिंग से आ सकती हैं, जो इंटरनेशनल शिप्स आती हैं कंट्री के हार्बर्स में। बेलास्ट वाटर जो शिप्स के अंदर होता है उनसे आ सकती हैं। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ट्रेड से आ सकती हैं। एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, ह्यूमंस लेके आ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। अब इनसे होता क्या है? तो अगर ये आ गई है तो इनसे बायोडायवर्सिटी लॉस होगी, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो, जैसे फूड चेन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, एग्रीकल्चर फिशरी फॉरेस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। जैसे मान लेते हैं कहीं पे फिश फार्मिंग हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे कोई इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आ गई, तो जो जिस फिश का फार्मिंग हो रहा था उसे हटा के वही आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है वो ईडेबल ना हो वो फिश। तो इस तरीके से लॉस, इकोनॉमिक लॉस होगा, ह्यूमन हेल्थ रिस्क भी होती है इससे कई ज्यादा। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें लेंटाना कैमारा, ठीक है, लेंटाना कैमारा, ये एक एग्जाम्पल है। वाटर हियासिंथ है, अफ्रीकन कैटफिश है, एप्पल स्नेल है। ठीक है, वैसा ही एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये सेना स्पेक्टेबलिस है। ठीक है। ये फोटो है सेना स्पेक्टेबलिस की। ये तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसे इरेडिकेट करने के लिए एक स्टेट वाइज मिशन लॉन्च किया, जिससे इसको हटाया जा सके। अब ये क्या है, जैसे इनकी फीचर क्या है, आईएएस का मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का फीचर क्या है, फास्ट ग्रोइंग है। ठीक है। तो ये तेजी से ग्रो होता है, और ये वेस्टर्न घाट्स को डोमिनेट कर रहा है इस टाइम, मतलब मेजरली वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, और ये नेटिव है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का। इससे थ्रेट क्या होता है? नेटिव फ्लोरा को थ्रेट पहुंचाता है, तो जो नेटिव प्लांट स्पीसीज है उनको नुकसान करता है। फिर फॉर्डर फॉर वाइल्ड फायर। ठीक है। जो वाइल्ड फायर होती है उसके लिए एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं होगा, ये फॉर्डर फॉर एनिमल होगा यहाँ पे। हाँ, अगर ये जो स्पीशीज है ये बाकी सारी जो इंडिया की नेटिव स्पीशीज इनको खत्म करी, जो इंडिया के एनिमल्स हैं, नॉर्मल यहाँ के जानवर हैं, वो तो नेटिव वेजिटेशन पे ही फीड करते हैं, तो वो उसे नहीं खाएंगे। तो इसे तो वो खाएंगे नहीं, क्योंकि इसके टेस्ट से वो या इसके इससे वो फेमिलियर नहीं, इसलिए इसे नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से एनिमल्स का फॉडर भी ये कम करती है। फिर फॉरेस्ट फायर की वल्नरेबिलिटी बढ़ाती है, क्योंकि जब ये सूख जाती है तो सूखे के टाइम पे, मतलब जब इसका ड्राइंग सीजन चल रहा होता है तो उस टाइम पे ये फॉरेस्ट फायर के लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। और डीके रिकवरी ऑफ नेटिव स्पीशीज, जो ये नेटिव स्पीशीज जो इससे हटी हैं या जिनको डिस्टरबेंस हुई है, उनकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड, और इसका आईयूसीएन जो है वो है क्या है, वो लीस्ट कंसर्न है इसका आईयूसीएन। तो ऑब्वियसली इन्वेजिव स्पीशीज है तो इससे क्या ही कंसर्न होगा किसी को। तो ये था इससे रिलेटेड कुछ। फिर जो अगला टॉपिक है वो हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, कॉरपोरेट बॉन्ड। अब पहले हम देखते हैं कि ये है क्या।
तो बैंक के अलावा अगर किसी कंपनी को कहीं से पैसा लेना है, जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, अगर उसे बिजनेस एक्सपेंड करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो पैसे की जरूरत तो पड़ने ही वाली है उसे। तो वो बैंक से पैसा ले सकता है, लेकिन बैंक से मान लो उसे पैसे नहीं मिले, तो वो और कहाँ से लेगा पैसे? तो सिंपल वर्ड्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कंपनी इन्वेस्टर्स से लोन ले लेती है। इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। इस फिक्स्ड इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? कूपन रेट। ठीक, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट है, कूपन रेट। मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को कूपन रेट कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसका नाम बस थोड़ा सा अलग है। इंटरेस्ट की जगह हम इसे कूपन रेट बोलते हैं। और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया गया। मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक है, इसने इस कंपनी को, ठीक है ये कंपनी है, इसको 100 रुपए दे दिए। इस कंपनी ने इसको 2% इंटरेस्ट दे दिया, बोला हर साल हम इसको 2% इंटरेस्ट के हिसाब से 2-2 रुपए देते रहेंगे। ठीक, तो पहले साल 2 रुपए, अगले साल 2 रुपए, फिर हर साल इसको 2 रुपए मिल रहे हैं, और इसका 5 साल का एग्रीमेंट था। 5 साल के एग्रीमेंट के बाद इसे 100 रुपए वापस पूरे मिल गए, तो इसमें प्रिंसिपल भी वापस मिल जाता है, प्लस जो कूपन रेट है वो भी मिलता है। इस बंदे को इंटरेस्ट भी मिलेगा प्लस प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो याद रखने वाले हैं। तो वो क्या है? इशूअर कौन है इसमें? इशू वो है जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिसे पैसे की जरूरत है, वो इसको इशू करती है, वो इशूअर है इसका। कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट फिक्स्ड हो या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकती है, ठीक है। फिर अब कुछ है कि हाइयर रिस्क पे भी हो सकते हैं और लोअर रिस्क पे भी हो सकते हैं। अगर हाइयर रिस्क है तो उसका रिटर्न ज्यादा होगा, लो रिस्क है तो उसका रिटर्न कम होगा। अब इसमें टाइप्स क्या आएंगे? सिक्योर्ड बॉन्ड्स। सिक्योर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं जिनका किसी एसेट से, जो बैक्ड होते हैं, बैक्ड बाई एन एसेट। अनसिक्योर्ड होते हैं, उन्हें एसेट से बैक्ड नहीं होते हैं। कन्वर्टिबल होते हैं, कौन से होते हैं? कन्वर्टिबल वो होते हैं जिनको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी मतलब शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर शेयर में कन्वर्ट कर लिया तो कंपनी की ओनरशिप मिल जाएगी। वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड से ओनरशिप नहीं मिलती कंपनी की, लेकिन अगर वो कन्वर्टिबल है तो आपको फ्यूचर में कन्वर्ट करने के बाद शेयर मिलेगा और शेयर से कंपनी की ओनरशिप मिलेगी। नॉन कन्वर्टिबल है तो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब कुछ डिफरेंस होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाई रिटर्न वाले होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड लो रिटर्न के होते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड में रिस्क रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड देता कौन है? कंपनीज देती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड देता कौन है? गवर्नमेंट देती है, नाम से ही लग रहा है इसके। तो ये थी चीजें कुछ कॉरपोरेट बॉन्ड से रिलेटेड। फिर अब इसमें जो कुछ चीजें मैंने मेंशन की हैं नोट्स में, उसे अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो मैंने बता दी हैं सारी। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा, हाँ एक चीज और है कि इसे सेबी रेगुलेट करता है, प्राइमरी रेगुलेटर सेबी होता है, लेकिन आरबीआई इसे ओवरसी करता है। इसकी लिक्विडिटी, सेटलमेंट सिस्टम, सिस्टमिक रिस्क, इन सारी चीजों को अगर देखना तो वो आरबीआई देखता है। फिर जो अगला टॉपिक है वो है स्पीशीज इन न्यूज से, जो कि पहली चीज है ओरंगुटैन। ठीक है, हमारा जो स्पीशीज आज का है वो ओरंगुटैन है। तो ये ओरंगुटैन को आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ टाइम पहले अभी न्यूज में आया था कि ओरंगुटैन के चेहरे पे चोट लगी थी, तो उसने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके उस चोट को ठीक कर लिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। और यूपीएससी ने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है अपने प्रीलिम्स के पेपर में। फिर इनका जो फर होता है वो रेडिश कलर का थोड़ा सा होता है। अब इनका बिहेवियर है, फिर कुछ चीजें हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं, 60% फ्रूट्स ही खाते हैं, ज्यादा मंकी ज्यादातर फ्रूट्स ही खाते हैं। फिर इनके बिहेवियर क्या है? जैसे ये नेस्ट बनाते हैं, स्लीपिंग प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, मतलब सोने के लिए रात में प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। और स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्चुअली यही स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछी थी अपने पेपर में। सेल्फ मेडिकेटिंग विद प्लांट पेस्ट, ये मैंने बताया आपको, अपने चेहरे पे इसके जो चोट लगी थी, ये देखिए चेहरा इस पे चोट लगी, इसने दवा लगा के ठीक कर लिया था। ह्यूमंस को मिमिक कर सकते हैं। यूजेस अ हैंड सॉ टू कट ट्री ब्रांच इन हाफ, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया रहा होगा इसके ऊपर कि क्या ये इसे इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, तो इसने इसको इस्तेमाल कर लिया था। अब
एनिमल है तो इसके ऊपर थ्रेट है, क्योंकि इसकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब इनके ऊपर थ्रेट बहुत ज्यादा है। तो थ्रेट किस चीज का है? डिफॉरेस्टेशन का थ्रेट है, सिंपल सी बात। अगर ये जंगल में रहते हैं तो पेड़ नहीं रहेंगे, तो ये भी नहीं रहेंगे। इलीगल लॉगिंग का थ्रेट है, ठीक है। फॉरेस्ट पीट फायर्स का थ्रेट है, हंटिंग पोचिंग का, इलीगल वाइल्ड ट्रेड का, ठीक है। लोकल लैक ऑफ राइट्स, मतलब हंटिंग और पोचिंग का क्या मतलब है, जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ पे बुश मीट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बुश मीट के लिए इन्हें मारा जाता है, और इनके मीट को खाते हैं कुछ कंट्रीज में, तो इसलिए भी इन्हें मारा जाता है। तो फिर अब कुछ चीज़ क्या है कि इनके रिप्रोडक्शन में क्या है, इनका रिप्रोडक्शन का है कि ये 5 से 10 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो इनके बच्चे होते हैं वो अपनी मदर के साथ 7 से 11 साल तक रहते हैं। लो रिप्रोडक्टिव रेट है, इसीलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और इसीलिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और फिर हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट में ये रहेंगे साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा, मतलब जनरली ये उधर ही पाए जाते हैं, इंडोनेशियन आइलैंड्स में पाए जाते हैं, बोर्नियो और सुमात्रा के। हाईली आर्बोरियल होते हैं, मतलब लार्जेस्ट आर्बोरियल मैमल है, मतलब आर्बोरियल का मतलब है कि पेड़ पे रहने वाले जानवर हैं ये। तो जनरली ये मैक्सिमम टाइम अपना पेड़ पे ही रहते हैं। फिर इनकी 3 सब स्पीशीज हैं, एक बोर्नियन है, फिर सुमात्रन है, और फिर एक टपानूली है। ये तीनों जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और तीनों के कुछ थोड़े से फिजिकल अपीयरेंसेस में थोड़े बहुत अंतर है, उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना ध्यान होना चाहिए कि तीनों जो इसकी सब स्पीशीज है वो तीनों ही तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये था ओरांगुटैन से रिलेटेड। फिर जो अगला टॉपिक हमारा है वो है टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। अब टी क्या है, तो सबसे पहले हम टी के बारे में देखते हैं। तो टी क्या है? टी ऐसा चाय माना जाता है कि चाय एंशियंट चाइना में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्थ म्यांमार में ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, जिसे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस अच्छी लगती हैं। टेम्परेचर इसे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का चाहिए होता है अच्छे से होने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए। और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। रेनफॉल इसे ज़्यादा चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर की इसे रेनफॉल चाहिए साल में। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, एक महीने में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। फिर स्लाइटली एसिडिक सॉइल इसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी भी 40% से नीचे नहीं होनी चाहिए, हमेशा 40% से ऊपर ही होनी चाहिए। फिर इसका कल्टीवेशन फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, मतलब फ्रॉस्ट की जो कंडीशन होती है वो इसके लिए अच्छी नहीं होती है, बेनिफिशियल इसके लिए नहीं है, इसके प्रोडक्शन के लिए, इसके कल्टीवेशन के लिए। फिर टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का चाइना के बाद, मतलब चाइना इंडिया के बाद। चाइना इंडिया के से भी ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले ज़्यादा चाइना करता है, फिर इंडिया करता है। लेकिन इंडिया जो ब्लैक टी होती है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना में ज़्यादातर ग्रीन टी वो लोग प्रेफर करते हैं, तो इंडिया में जो ब्लैक टी होती है वो ज़्यादा ज़्यादा ही प्रोड्यूस होती है। फिर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्ट कौन करता है? कीनिया, उसके बाद इंडिया, फिर श्रीलंका। लेकिन जो इंडिया के टी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 96% क्या होता है? ब्लैक टी होता है। और जो आसाम स्टेट है, आसाम इंडिया का 55% टी आसाम इंडिया का अकेले प्रोड्यूस करता है। और 80% जो टी प्रोड्यूस होती है वो इंडिया में खुद कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि इंडियंस चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी चाय पी सकते हैं, चाय का कोई टाइमिंग नहीं होता हमारे यहाँ। इसलिए जो 80% चाय इंडिया में बन रही है, चाय इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, वो हम लोग डोमेस्टिकली ही कंज्यूम कर लेते हैं। फिर अब ये जो स्कीम है टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, इसे टी बोर्ड इम्प्लीमेंट करेगा इंडिया में। और इससे क्या करना है, हमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एनहेंस करनी है टी क्रॉप की। ये स्मॉल टी ग्रोवर्स को एम्पावर करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। तो ये से थी इस स्कीम से रिलेटेड। फिर अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया को देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। और ये एक स्टेटूटोरी बॉडी है जिसको टी एक्ट 1953 के अंदर बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। जितने भी इस टाइप के बोर्ड होते हैं, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है, ठीक है, ये सारे बोर्ड्स किसके अंदर आते हैं? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये था कुछ टी से रिलेटेड। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, इस तो अगर डेली 2 पेजर पीडीएफ और मंथली पीडीएफ
दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाती है। आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा पीडीएफ के लिए। फिर जो अगला अगला टॉपिक है वो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जिसे यूएनईपी प्रोवाइड करता है। 2005 से इसने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। अब इसमें 5 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, फिर पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, साइंस एंड इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल विजन। तो पिछले साल 2024 में माधव गडगिल को ये अवार्ड दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में। इस बार जो इंस्पिरेशन एंड एक्शन की कैटेगरी है उसमें किसको मिला है अवार्ड? सुप्रिया साहू को मिला है। सुप्रिया साहू एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। ये शायद साउथ में किसी स्टेट में है, मुझे स्टेट तो कंफर्म नहीं है, पर साउथ इंडिया में। अगर आपको पता है स्टेट तो आप बता दीजिए, बता सकते हैं कमेंट में। मुझे कंफर्म नहीं कौन से स्टेट की है ये। फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ऑपरेशन ब्लू माउंटेन लॉन्च किया था। किस लिए? नीलगिरीज को प्लास्टिक से बचाने के लिए। इसे नीलगिरीज में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उससे बचाने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन ब्लू माउंटेन लॉन्च किया था। 100 मिलियन ट्रीज इनके एफर्ट से प्लांट हुए थे, ठीक है। 65 रिजर्व फॉरेस्ट बने थे और वेटलैंड्स की संख्या 20 हो गई थी। तो ये सारी चीजें इन्होंने तमिलनाडु में ही की थी। ये तमिलनाडु की ही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा अभी ये तमिलनाडु की हैं। तो इन्होंने ये सारी चीजें की थी वहां पे, इसलिए इन्हें इस बार इंस्पिरेशन एंड एक्शन की कैटेगरी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। जो कौन देता है? यूएनईपी देता है, ठीक। तो ये था कुछ इस अवार्ड से रिलेटेड। फिर अगला जो टॉपिक है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से यूपीएससी एक बार पीवाईक्यू पूछ चुका है। ये शायद यूपीएससी ने 2022 में पूछा था या 23 में पूछा था, मुझे एक ईयर कंफर्म नहीं है, पर इसी दोनों साल में किसी में आया था। फिर अब ये एक स्टेटूटोरी बॉडी है, मतलब ये किसी एक्ट के थ्रू बनी है। तो वो एक्ट है एडवोकेट्स एक्ट 1961, जिसको इसके फॉर्मेशन को रिकमेंड किया था ऑल इंडिया बार कमिटी ने। अब इसका काम क्या है? इसका काम है राइट्स को, इंटरेस्ट को और प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना, जो इंडिया के एडवोकेट्स होते हैं उनके। फिर ये फंक्शन क्या करती है? ये फंक्शन करती है कि जो प्रोफेशनल कंडक्ट होता है एडवोकेट्स का, जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल कंडक्ट्स है या जो स्टैंडर्ड्स जिनको उन्हें फॉलो करना है, उसको ये प्रिस्क्राइब करती है। अब ये एक्सरसाइज करती है डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ओवर एडवोकेट्स। अगर किसी एडवोकेट ने कोई बदतमीजी की कोर्ट में या कुछ भी ऐसा किया जो रूल के अगेंस्ट है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। फिर लीगल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, और यूनिवर्सिटीज जो लॉ डिग्री ऑफर कर रही हैं उनको ये रिकॉग्निशन देती है। ये वाली ही स्टेटमेंट आई थी प्रीलिम्स के पेपर में। फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन को भी ये कंडक्ट करती है। इसके थ्रू जो इंडिया में लोग लॉ की डिग्री पढ़ते हैं वो अपने आप को बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट रजिस्टर करवा सकते हैं, ये एग्जाम पास करने के बाद। फिर इसका कंपोजिशन क्या है? इसके कंपोजिशन में आएंगे इलेक्टेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दोनों आएंगे इसके कंपोजिशन में। तो जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हर स्टेट की जो स्टेट बार काउंसिल होती है वो अपना एक एक मेंबर इसमें भेजती है। तो हर स्टेट की स्टेट बार काउंसिल से एक एक मेंबर इसमें आएंगे एज एन इलेक्टेड मेंबर। और एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे दो मेंबर्स होते हैं इसमें, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो भी मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड वाले, ये 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। फिर जो काउंसिल है वो अपना प्रेसिडेंट, सॉरी, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद ही इलेक्ट करती है, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो टर्म होती है वो है 2 साल की। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 5 साल के लिए, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं 2 साल के लिए। तो अब ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है, ये बोला है कि जो बार काउंसिल है उसमें 30% रिजर्वेशन देनी चाहिए इन्हें विमेंस को, और मतलब 30% सीटें विमेंस की होनी चाहिए वहां पे। तो अब ये रिजर्वेशन जब बार काउंसिल लॉन्च कर देगा, मतलब अप्लाई कर देगा, तो बार काउंसिल में 30% वुमेन्स को सीट मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे ये उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएगा। और ये सारी चीज़ें विमेंस के एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर जो अगला टॉपिक है वो है साइट्स।
अब साइट्स क्या है? साइट्स एक्चुअली ऐसा एक कन्वेंशन है जिससे जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, मतलब जानवर्स का ट्रेड है, उसको ये रोकता है। मतलब ट्रेड के कारण किसी जानवर को हार्म ना पहुंचे, इस चीज पे ये काम करता है। इसका सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्टर करता है यूएनईपी, और साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन के भी नाम से जाना जाता है, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स को। 1963 में फॉर्म हुआ था ये रेजोल्यूशन बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन ने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसके अंदर इसको बनाया गया था 1963 में। अब आईयूसीएन क्या है आपको बताना है। आईयूसीएन किसी यूएन की बॉडी है या एक एनजीओ है? ठीक, इन दोनों में आप बताएंगे कि क्या है। आईयूसीएन एक यूएन की बॉडी है या एक एनजीओ है? फिर अब ये 1975 में फोर्स में आ गया, तो इस बार इसे 50 साल पूरे हो गए हैं। फिर ये लीगली बाइंडिंग होता है, लेकिन एक चीज इसमें है, ये लीगली बाइंडिंग है लेकिन जो कंट्री के डोमेस्टिक लॉज हैं उनको रिप्लेस नहीं करता है, उन्हें सिर्फ सप्लीमेंट कर सकता है ये। एक तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको देख करके कंट्रीज अपने डोमेस्टिक लॉज बना सकते हैं। तो ये उन्हें रिप्लेस नहीं करेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर देगा उन्हें, या सप्लीमेंट करेगा। फिर इसमें 3 अपेंडिक्स होते हैं। पहला जो अपेंडिक्स है उसमें ऐसी स्पीशीज है जो थ्रेटेंड है एक्सटिंक्शन से, मतलब वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनके ट्रेड परमिट होंगे सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। दूसरे में क्या है? ऐसी स्पीशीज जो हो सकता है थ्रेटेंड नहीं है एक्सटिंक्शन से, पर फिर भी उनके ट्रेड को रेगुलेट करना जरूरी है उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। और तीसरी अपेंडिक्स में क्या होगा? कोई ऐसी स्पीशीज जो किसी कंट्री में परमिटेड है, सॉरी किसी कंट्री में वो है, प्रोटेक्टेड है, और उस कंट्री ने बाकी सारी कंट्रीज को बोला है कि वो भी उस स्पीशीज के ट्रेड को रेगुलेट करें, तो वो सारी स्पीशीज को डाला जाएगा थर्ड कैटेगरी में। फिर जो इस बार का COP20 हुआ था, वो हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में, जो कि हर 2-3 साल पे होता है। कोई फिक्स नहीं कि 2 साल पे होगा या 3 साल पे ही होगा, ये 2-3 साल पे हो जाता है कभी भी। तो इस बार समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, और ये पहला COP था साइट्स का जो कि सेंट्रल एशिया में हुआ है। तो ये था कुछ COP मतलब साइट से रिलेटेड। फिर अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है शांति बिल। अब आप लोगों ने न्यूज़ में शायद सुन लिया होगा अभी तक तो, कि गवर्नमेंट ने एक शांति बिल लाई है, जिससे इंडिया के जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं बड़े। तो जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर का मतलब अभी तक होता था वो था कि सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइवेट कंपनीज नहीं होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन 2025 में ये बिल आया, शांति बिल। इसने चेंज किया, कुछ चेंज क्या किया ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल बेसिकली इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए लाया गया है। अब तक न्यूक्लियर सेक्टर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर था, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था। NPCIL और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। शांति बिल का मेन एम क्या है? इसका मेन एम है न्यूक्लियर सेक्टर को मॉडर्न बनाना है, और प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना है, और इंडिया की एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब दूसरी चीज ये है कि हमें जरूरत क्या थी, मतलब हमें ऐसी क्या जरूरत थी कि हमें प्राइवेट सेक्टर को अपने यहाँ मतलब न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री देनी पड़ी। तो इंडिया को रिलायबल बेस लोड पावर चाहिए, मतलब सोलर और विंड इंटरमिटेंट होते हैं। रिलायबल बेस लोड का मतलब है जैसे सोलर और विंड, मतलब 24/7 सप्लाई नहीं मिल सकती सोलर की। क्यों? अरे सूरज तो सिर्फ दिन में ही निकलता ना, तो रात में कहाँ से वो सप्लाई देगा? और विंड हर समय बहती नहीं है, कभी कभी रुक जाती है। पर जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उससे 24/7 सप्लाई क्लीन पावर मिल सकती है, इसलिए इसकी जरूरत थी। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस करना मुश्किल है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ही सारा पैसा लगाए, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को बुलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। एक पहली बार में जो पैसे होते हैं वो बहुत लगते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे प्राइवेटाइज किया। अब इंडिया का टारगेट भी है कि 2070 तक नेट जीरो होना है, और फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया की। तो इन सारी चीज़ों की वजह से शायद गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी है इसमें।
अब कुछ की फीचर्स हैं इस बिल के, वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो जो मेन फीचर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री या प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पर ये सब होगा गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर। स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जैसे कि न्यूक्लियर वेपन है और सेंसिटिव फ्यूल साइकिल्स है, ये अब भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेंगे, इन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया गया है। तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म में क्या आएगा, इसमें बिल मल्टीपल पुराने लॉज को सिंप्लीफाई करता है, लाइसेंसिंग सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहा है, सेफ्टी ओवरसाइट्स को बेटर करेगा और इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर को इंश्योर करेगा। सेपरेशन ऑफ ऑपरेटर एंड रेगुलेटर, ये किया जा रहा है इसमें, मतलब ऑपरेटर और रेगुलेटर दोनों अलग अलग किए जाएंगे। लाइबिलिटी भी रिफॉर्म की गई है इसमें, जैसे पहले न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉस प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत ही रिस्की थे, तो शांति बिल रिस्क शेयरिंग और क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में रेगुलेटेड एफडीआई फ्लो किया जा रहा है, जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी और कैपिटल आएंगे। अब शांति बिल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या ये हमारे लिए ओवरसाइट रखता है? तो ये हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, पहली चीज। दूसरी, क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होगा। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, जॉब, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई को भी ये बनाए रखने में मदद करेगा। और 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को मैसिवली इंक्रीज कर सकता है ये इंडिया की। तो ये थी कुछ चीज़ें इस बिल से रिलेटेड। फिर जो अगला टॉपिक हमारा आएगा वो है पैक्स सिलिका। अब पैक्स सिलिका का क्या मतलब होता है? तो अगर कोल्ड वॉर के टाइम की बात करें तो पैक्स अमेरिकाना था, और वर्ल्ड वॉर के पहले क्या था, पैक्स ब्रिटानिका था। लेकिन आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें पावर सिर्फ मिसाइल्स या ऑयल से डिसाइड नहीं होती है, पावर डिसाइड होती है चिप से। चिप, खाने वाला चिप्स नहीं, ये चिप अलग है, ये सेमीकंडक्टर वाला चिप है। इसी कंटेक्स्ट में एक नया टर्म है पैक्स सिलिका, जिसको अमेरिका ने अभी कॉइन किया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले कि पैक्स का मतलब होता है पीस और ऑर्डर अंडर डोमिनेंस। पैक्स ब्रिटानिका मतलब ब्रिटेन का डोमिनेंस। पैक्स अमेरिकाना मतलब यूएसए का डोमिनेंस, ठीक है। वैसे ही पैक्स सिलिका मतलब सिलिकॉन का डोमिनेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स का डोमिनेंस। तो इस चीज को लेकर के अमेरिका ने एक क्रिटिकल मिनरल डाइवर्सिफिकेशन प्लान बनाया, इसका नाम है पैक्स सिलिका। अब इसमें क्या होगा, इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाई जाएगी, जिसमें से क्रिटिकल मिनरल्स आएंगे, एनर्जी इनपुट्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग होगी, सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें होंगी। अभी आपको पता होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में काफी ज्यादा हसल चल रही है इस चीज को लेकर के कि सेमीकंडक्टर की रेस में ज्यादा आगे कौन निकल निकल पाएगा। और सेमीकंडक्टर बनाने की रेस में ताइवान बहुत ज्यादा आगे है, पर चाइना का प्रेशर है ताइवान के ऊपर कि चाइना ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करता है, मतलब वो बोलता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है और ताइवान इसे अपोज करता है। तो अगर कभी चाइना ने ऐसा कर लिया कि ताइवान को अपने अंदर मिला लिया, तो जो वर्ल्ड में जो सेमीकंडक्टर की जो वो है ना पावर है, वो अचानक से चाइना के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को टैकल करने के लिए अमेरिका ने कुछ प्लान बनाया, जिसमें कुछ कंट्रीज को इंक्लूड किया, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जापान, कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इजराइल है, यूएई है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसलिए ही ये न्यूज़ में था। अब ये नॉर्मल सी चीज़ थी, बस इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि इंडिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। फिर अगली चीज़ है मैक्सिको से रिलेटेड। मैक्सिको ने 50% टैरिफ लगाए हैं उन कंट्रीज पे जिनसे मैक्सिको का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ इस हिसाब से लग गए हैं। इसलिए ये फिर से न्यूज में आ गया था कि अभी तक तो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा के ही रखे हैं 50% के, अब मैक्सिको ने भी एक तरीके से लगा दिए हैं, हमें टारगेट करके नहीं लगाए पर लगा दिए। तो अब मैक्सिको से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये कहाँ पे है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश नहीं है, स्पेनिश है। करेंसी क्या है इसकी, पेसो है।
बाउंड्रीज यूएसए है, गुआतेमाला है और बेलीज है। पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन सी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में है? यूएन में है, G20 में है, ओईसीडी में भी है ये। सियारा माद्रे नाम की यहाँ पे बहुत ही अच्छी, बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज है, और रियो ग्रैंडे इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री भी फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें मैक्सिको से रिलेटेड। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा क्या है? अब सुपरनोवा से आपको हो सकता है कुछ याद आ रहा हो, क्योंकि यूपीएससी ने इसे भी पूछा है अपने प्रीलिम्स के पेपर में। तो मैं सुपरनोवा आपको बता दूंगा, बाकी आप जो कंटेंट है यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो एक सोचते हैं कि एक स्टार है जो मिलियंस ऑफ ईयर से जल रहा है, अचानक से इतना पावरफुल एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर कि पूरी गैलेक्सी में उसकी रोशनी दिखाई देने लगती है। इसी महाविस्फोट को, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, इसे सुपरनोवा कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में सुपरनोवा एक मैसिव स्टार का वायलेंट एक्सप्लोजन होता है जो उसके लाइफ को एंड स्टेज पर होता है। मतलब जब वो स्टार खत्म होने वाला होता है तब उसके अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। जब स्टार के अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे ये स्टार है, ठीक है, ग्रेविटी इसे अंदर खींच रही है, ठीक, फिर एक आउटवर्ड प्रेशर भी लग रहा है इसके ऊपर, ठीक, जो इसको बैलेंस कर रहा है, और ये दोनों प्रेशर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। लेकिन जब फ्यूल खत्म हो गया तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इक्वल नहीं रह जाता है, ठीक, इसलिए इसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हैवी एलिमेंट्स का भी फॉर्मेशन होता है इसमें। एक सुपरनोवा कुछ सेकंड में पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होता है ये। सुपरनोवा सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं है बल्कि कॉस्मिक फैक्ट्री है। आयरन, गोल्ड, यूरेनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स यहाँ पे बनते हैं। प्लैनेट्स और लाइफ के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। न्यू स्टार्स और नेबुला का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल भाषा में हमारे बॉडी के एटम भी कभी किसी सुपरनोवा का हिस्सा रहे होंगे। जैसे आप पढ़े होंगे, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी आपने, तो वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, फिर बहुत सारे पार्टिकल्स अलग हुए उस एक्सप्लोजन से, जिसके बाद बहुत सारे प्लैनेट्स बने, फिर उसमें किसी पे लाइफ आई, ठीक है। तो उस टाइप से है। कितने टाइप के होते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन? तो पहला है कोर कोलैप्स। कोर कोलैप्स में क्या होता है, स्टार सन से 8-10 गुना ज्यादा भारी होता है। न्यूक्लियर फ्यूल जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो ग्रेविटी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और कोर इसका कोलैप्स हो जाता है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक अंदर एक प्रेशर लग रहा है, ये ग्रेविटी वाला है, फिर एक ऐसा ही बाहर भी लगेगा, ठीक है, जो इसके अपोजिट होगा। तो जब फ्यूल खत्म होगा तो ये ग्रेविटी वाला प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, तो ये बाहर वाला प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये अंदर खींच लेगा उसको, और जो कोर है कोलैप्स हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। फिर अगला है थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा। जो थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा है वो ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है। एक स्टार है व्हाइट ड्वार्फ, वो पास की स्टार से मैटर चुरा लेता है। जब लिमिट क्रॉस होती है तो एक्सप्लोजन हो जाता है। ये सुपरनोवा फिक्स ब्राइटनेस के होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इनको, इसका जो ब्राइटनेस है उसका फिक्स है, मतलब ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा नहीं होती है, मतलब एक कंफर्म फ्रीक्वेंसी की रेंज पे ये ब्राइटनेस दिखाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इनको इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अब रिसेंट में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत ज्यादा, मतलब ये जेम्स टेलीस्कोप ने अर्लीस्ट रिकॉर्डेड सुपरनोवा एक खोज निकाला है जो अर्ली यूनिवर्स के कुछ आइडियाज दे रहा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में बता रही है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन बता रही है, फर्स्ट स्टार का फॉर्मेशन बताएगी और डार्क एनर्जी के भी क्लूज देगी। तो ये था इस टॉपिक से रिलेटेड। अब फिर जो अगला टॉपिक है वो है येलो लाइन। तो येलो लाइन क्या है? तो येलो लाइन अभी जो यूएसए बैक्ड सीज फायर हुआ है इसराइल और गाजा में,
तो जो लाइन बन गई, जिस लाइन पे इसराइल की फोर्सेस रुक गई हैं, जहां से सीज फायर हुआ है, उसी को येलो लाइन बोला गया है। तो इसराइल के मिलिट्री चीफ ने बोला है कि जब जो ये जो येलो लाइन बनी है, ये इसराइल और गाजा की नई बॉर्डर बन जाएगी अब से। तो ये गाजा को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक इजरायली कंट्रोल्ड ईस्टर्न एरिया और दूसरा पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेड वेस्टर्न एरिया। तो ये था येलो लाइन से रिलेटेड, और ये आज के जो टॉपिक्स थे हमारे। तो अब से हम कोशिश करेंगे कि हर दिन रेगुलर ही रहें, ज़्यादा गैप ना हो। ठीक है, जिससे फ्लो टूट जाता है और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वापस से बैकलॉग कवर करने में। तो इसी तरीके से आप लोग भी हर दिन कंसिस्टेंसी से करिए, पढ़ाई करिए, और फ्लो टूटने मत दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।